नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अखिलेश यादव को गोली मार दूंगा। उत्तर प्रदेश में हथियार लहराते और गालियां देते हुए सड़कों पर गुंडों का राज है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार तमाशबीन बने हुए हैं। देश के गृह मंत्री गायब हैं और देश की सेना को खुली चुनौती दी जा रही है। ये लोग जो हैं, भीड़ जो है ना, ये अगर भाजपा के इकोसिस्टम के हिसाब से देखेंगे, वहां खड़े होकर देखेंगे, तो ये राष्ट्रवादियों की भीड़ है। यही इस देश में असली राष्ट्रवादी हैं, सच्चे राष्ट्रवादी हैं, जो देश की सेना को चुनौती दे रहे हैं। एक बड़ी क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, योगी आदित्यनाथ, मोदी, शाह उनको कोई धमकी दे दे, जान लेने की धमकी देते, क्या होगा उसका। लेकिन ये खुलेआम कैमरे पर धमका रहे हैं। मैं आपको सब एक एक करके दिखाऊंगा। आगरा की तस्वीर है। रामजी लाल सुमन, एक दलित सांसद, आंखों में खटक गया है। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि मुसलमानों के बाद फिर दलितों और पिछड़ों का ही नंबर आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं, क्योंकि मनुस्मृति में फिर तो सर से, मुख से, बाजू से और पांव से, इस जन्म के आधार पर ही फैसले होंगे। मैं वीडियोस दिखाऊं एक एक करके, उससे पहले ये बड़ी गंभीर चर्चा और गंभीर विषय है। ये जंगल राज, ऐसा जंगल राज तो कभी नहीं हुआ होगा। उस जंगल राज पर चर्चा का विषय है, तो भाऊ को जोड़िए, लाइए चर्चा में फटाफट। भाऊ, मैं कुछ वीडियो, स्वागत है आपका, कुछ वीडियोज मैं आपको दिखा दूं, तब मैं आप पे आऊं। सबसे पहले जरा आगरा की सड़कों का आप आंखों देखा हाल सामने ही हम ले आता हूं, दिखा दीजिए। ये देखिए, ये आगरा है, वो मोहब्बत की नगरी आगरा। लेकिन मुगलों ने बनवाया था मोहब्बत की नगरी आगरा, तो उसको नफरत की नगरी बनाएंगे, तभी तो देशभक्त कहलाएंगे। ये आप देखिए, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, सीरिया, सूडान की तस्वीर नहीं है, ये हमारे हिंदुस्तान की सड़कों की तस्वीर है। उत्तर प्रदेश उसमें जो लीड कर रहा है, देखिए आप। और पुलिस को देखिए, इसमें खोजने की कोशिश कीजिए। कई पोस्ट आ रहे हैं कि वो बीच में कहीं पुलिस है, वो पुलिस भी घिरी हुई है इनसे, ये पुलिस भी घिरी हुई है। इस तस्वीर के बाद ये किस कदर बेलगाम है, इस तस्वीर के बाद मैं अगला कहता हूं, प्ले करिए कंट्रोल रूम, अगला लाइए लाइए, अगली क्लिप प्ले करिए, प्ले करिए। गोली मार देंगे, कोई कहता हड्डियां तोड़ देंगे, कोई कहता कान काट लेंगे, नाक काट लेंगे, जीभ काट लेंगे। तो मैं समझता हूँ खुफिया तंत्र के मार्फत और सोशल मीडिया के मार्फत ये सब जानकारियां प्रशासन को है, और मैं समझता हूँ उसी दृष्टि से प्रशासन ने यह पुख्ता इंतजाम किया। प्रशासन का ये पुख्ता इंतजाम है, तो आपको भी अपने बाउंसर्स बुलाने पड़े? नहीं, ऐसा है कि आप लोग जानते हैं, जब ये सब 21 मार्च को मैंने संसद में कहा था, और उस समय सबसे पहले हमारा जो फर्ज था वो ये था कि राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति जी, जो हमारे सदन का संचालन भी करते हैं और हमारे संरक्षक भी हैं, सबसे पहले मैंने उनसे आग्रह किया था कि स्थिति ये है, मुझे बराबर धमकियां मिल रही हैं। कुल मिलाकर के सुरक्षा के लिए जिन जिन स्थानों पर हमें संपर्क करना चाहिए था, धमकियों के बाद हमने संपर्क किया, और आज तक कोई सुरक्षा व्यवस्था हमारी सुनिश्चित नहीं की गई। उसी के मद्देनजर ये सब व्यवस्थाएं की गई है। करणी सेना अभी भी माफी की मांग कर रही है और उन्होंने मुकदमा वापस लेने की मांग की है, साथ ही आपके बेटे पर और समर्थकों उनकी जो मांगे हैं, वो उन मांगों के लिए मेरी प्रार्थना है कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी से संपर्क करें, क्योंकि उनकी मांग जो है, उनका रामजी लाल सुमन से कोई संबंध है नहीं। बड़ी मांगे हैं, जेबर एयरपोर्ट का नाम रखा जाए, मुझे विधानसभा, लोकसभा की सदस्यता, राज्यसभा की सदस्यता से मुअत्तल किया जाए। तो उनकी मांगों के संबंध में जो सक्षम अधिकारी हैं, जो निर्णय ले सके, उनसे संपर्क करना चाहिए। सुमन जी, लगातार एक बयान आ रहा है क्षत्रिय समाज की तरफ से कि सुमन दलित नेता के तौर पर नहीं है, उन्हें समाजवादी पार्टी एक तरीके से इस्तेमाल कर रही है। इस्तेमाल कोई करे या न करे, मैंने एक बात कही, उसका विरोध था। विरोध करने के बाद लोगों ने जो रास्ता इख्तियार किया वो ठीक नहीं था। मैं तो सामाजिक सद्भाव के पक्ष में हूँ, और 50-55 साल की राजनीति में मैंने कभी ये इस तरह की राजनीति नहीं की। मैं तो सबको साथ लेके चलने वाले लोगों में से हूँ, और मेरी कोशिश ये रहती है कि किसी भी कीमत पर समाज में तनाव पैदा हो। मैं अभी भी इस बात का पक्षधर हूँ कि ये तनाव समाप्त होना चाहिए।
सर समाजवादी पार्टी ने भी पैदल मार्च करने के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी थी, अनुमति नहीं दी गई, लेकिन करनी सेना को अनुमति दी गई। ने करनी सेना को अनुमति दे दी। समाजवादी पार्टी की जिला और शहर कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। उस बैठक में निर्णय लिया था कि 12 मार्च को पार्टी के कार्यालय से लेकर महात्मा गांधी की प्रतिमा तक मार्च करेंगे। प्रशासन ने आग्रह किया था कि जब एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो ये फोर्स डाइवर्ट हो जाएगा। ये जो हमारे पास तंत्र है और हमारे पास जो पुलिस वगैरह है, इसके लिए एक जगह ही शक्ति का इस्तेमाल हो ज्यादा अच्छा है। उस समय आप मेहरबानी करके शांति मार्च को स्थगित कर दो तो ज्यादा अच्छा है। 19 को अखिलेश यादव के आने की सूचना है क्या? पक्का है उन्नीस यादव को, अखिलेश यादव भी आ रहे हैं। मैं पार्टी के संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व का और अखिलेश जी को धन्यवाद देता हूँ कि जो कुछ यह स्थिति है उसमें पूरी तरह वो हमारे साथ है। हमारी हौसला अफजाई करने के लिए अखिलेश यादव आ रहे हैं। चलिए अब अगली क्लिप ये रामजी लाल सुमन थे। ये सब जगह गुहार लगा चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। राम राम जी, जय श्री राम, जय कुमार भाई। भाई सारे छत्तीस बिरादरी का भाईचारा इकट्ठा हो रहा है, सारे भाई अपना। और जो इसने सुमन जी ने कहा है, जो सुमन है, जो इसने बोला था और जो हमने कहा था, भाई आएंगे। अब चाहे प्रशासन रोके, चाहे फौज रोके, कोई भी रोके, भाई बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं है। बिल्कुल घर से निकले, मुकदमे खाने भी तैयार है, जेल जाने भी तैयार है। लेकिन जो सुअर के बीज ने बोला ना भाई, इसका जवाब बिल्कुल देंगे। सारे घटे भाई सारे। और हमारे पूर्वज जी, हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे साथ में। कहाँ होता अपने बड़े बुजुर्ग साथ में लेके चल रहे हैं, इनका आशीर्वाद लेके चल रहे हैं। अब कोई भी हमारे कितना बड़ा आके सूर में खड़ा हो जाए, बिल्कुल पीछे नहीं हटने के। इस बात भाई एक मिनट और भाई एक मिनट जय श्री राम। एक मिनट, अमर है जय। और भाई एक संदेश दे रहे हैं, आने वाले टाइम में किसी भी हमारे महापुरुष का अपमान करोगे, चुन चुन के एक का इलाज करेंगे। और किसी भी एक समाज, एक बिरादरी भी बात आएगी तो सारे 36 बिरादरी के भाई कंधे से कंधा मिला के ईट पे ईट बजा देंगे। जय श्री राम। ये है सेना, चाहे पुलिस आ जाए चाहे सेना आ जाए, और क्या भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं एक दलित सांसद के लिए। आगे इनको नोटिस पुलिस ने दिया था। ये ढकोसला ड्रामा जो है उस पर भी देखिए रिएक्शन, क्योंकि पता है सब तो मिले हुए हैं जी। प्ले करिए। ये पर्चा देख रहे राजपूत भाइयों, 12 तारीख को रोकने का पर्चा है। आगरा की पुलिस आई थी मेरे घर, कहना है कि गौरव चौहान को बताओ कहाँ है और इसे होम अरेस्ट करना, मेरे थाने की पुलिस थी उसके साथ। तो भाई गौरव चौहान तो इन पर्चों से रुकने का है नहीं। अगर इस पर्चे पे ये भी लिखा होगा ना, गौरव को फांसी दे देंगे वहां जाने से, तो मैं तो फांसी भी स्वीकार है। सबसे पहले मेरा समाज है। अब गौरव चौहान 12 तारीख को आगरा 100% पहुंचेगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, गौरव चौहान तुम्हारे पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी अगर वहां कोई तोड़फोड़ होती है, कोई मरता है, कुछ भी होता है। भाई देखो, जो होता होगा वो तो बाद की बात है। अगर ये चीज हम सोचते तो आज यहाँ ना होते जहाँ हैं हम। अगर हमारे अंदर हल्का सा डर भी होता तो हम आज जहाँ हैं वहां हुए नहीं थे। हम राजपूत है, डर का तो मतलब बैठता ही नहीं। और ऐसे ही युद्ध पसंद है भाई हमें, ऐसा ही युद्ध पसंद है इनको, ऐसा ही। और योगी आदित्यनाथ, ये आदमी रामजी लाल सुमन नहीं, अगर वाकई जरा सा भी लिहाज और लाज योगी में होगा तो ये चैलेंज कर रहा है कि पुलिस आई थी ये आगरा से, योगी को पुलिस को कह रहा है, और मुंह पे थूक करके पहुंचा है। ये मुंह पे थूकना इसको कहते हैं। पहुंचा है ना आगरा, पहुंचा है। आगे दिखा दीजिए, अखिलेश यादव गोली मार देंगे। ये देश कहाँ है? सुनाइए भैया। अगला अखिलेश यादव गोली मार देंगे। हाँ, गोली मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को, बोले आके। ये तो बड़ा बयान दे रहे हैं आप काफी, लेकिन गोली मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को, बोले आके। ये तो बड़ा बयान दे रहे हैं आप काफी, लेकिन गोली काफी बड़ा बयान दे रहे हैं भाऊ। अभी अखिलेश यादव का रिएक्शन सुनाएंगे क्या है, लेकिन रिएक्शन एक्शन तो छोड़ दीजिए। अखिलेश यादव के हाथ में क्या है कि रिएक्शन देंगे? ये क्या है? ये देश कहाँ है? ये यकीनन यदि मैं कहूं कि ये सरकार समर्थित सारे काम हो रहे हैं, सरकार समर्थित हो रहे हैं, इसीलिए इनकी औकात इतनी बड़ी है। मैं हमेशा कहता हूं, सरकार और सेना से कोई बड़ा नहीं, पुलिस और सेना से कोई बड़ा नहीं। पुलिस यदि लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले ले तो कई ऐसे बड़े बड़े लोग जो थे वो ठिकाने लग गए हैं। सवाल ये है कि इतनी हिम्मत कैसी होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पीछे आका खड़े हैं।
सवाल यहाँ उसका नहीं। अब मैं थोड़ा सा आपको एक पुरानी एक किस्सा सुनाता हूँ। एक एक्ट्रेस थी कंगना रनावत, उसने शिवसेना के बारे में अंड बता दिया, तो शिवसेना वालों ने कहा कि जिस दिन आओगी बॉम्बे तो आपके कान के नीचे बजाएंगे। सिर्फ लपड़ मारने की बात की तो केंद्र सरकार ने उसको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी। हाँ, क्योंकि वो एक एक्ट्रेस है, एक पब्लिक फिगर है, और उसको यदि किसी ने धमकी दी तो कान के नीचे बजाएंगे ये बोलने पे वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिलती है। वो वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा या कोई फिर जितने भी मंत्रिमंडल में हैं, या गडकरी हो या राजनाथ सिंह हो, इनके घर के पैसे से नहीं जाती। ये जो है ये हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से खर्चा होता है उस पर। कंगना रनावत करोड़ों कमाती होगी फिल्मों में, वो अपना खर्चा स्वयं उठाए, लेकिन नहीं, सरकार ने दी। अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा सरकार इतनी केयर करती। लेकिन एक सांसद, राज्यसभा का सांसद, यदि उसको खुलेआम धमकी दी जा रही है और वो एप्लीकेशन लगा रहा है कि मुझे धमकी दी रही है, उसमें तो कंगना ने एप्लीकेशन भी नहीं लगाई, सरकार ने सिर्फ सुन के, क्योंकि वहां पे उद्धव ठाकरे की सरकार थी जो बीजेपी को खटक रही थी। तो उद्धव ठाकरे को गाली देने के बाद यदि उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई थोड़ा भी एक लपड़ मारने की बात होती है तो वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी होती है। और यहाँ विपक्ष की यदि एक सांसद है उसको जान से मार देने की बात होती है। अखिलेश यादव की पार्टी तीसरे नंबर पे है, बीजेपी और कांग्रेस के बाद सबसे बड़ा नंबर उनका है, और वहां ये बोलते हैं कि हम अखिलेश यादव को गोली मार देंगे। मानो इस देश में संविधान नहीं, कानून व्यवस्था नहीं, और एक खुला चैलेंज है, ओपन चैलेंज। वो पुलिस के नोटिस को ऐसा ठर्रा बता रहा है, ये है, ये नहीं रोक पाएगा मुझे। कौन महापुरुषों की अपमान करता है, अपमान हुआ या नहीं हुआ ये कौन तय करेगा। ये जो जितने भी बोल रहे थे ना, उनको अपना इतिहास भी पता है कि नहीं समाज का, ये मुझे डाउट है। क्या मुगलों के समय राजपूताना की क्या स्थिति थी? ये राजपूत की राजपूताई तब कहा गई थी, महाराणा प्रताप छोड़ के बाकी राजपूत क्या राजपूत नहीं थे? ये बोल दे आज कि जयपुर में जो उप मुख्यमंत्री बनी हुई है, क्या उनके पूर्वज हाजिरी नहीं भरते थे मुगलों के दरबार में? क्या ये जो आंदोलन करने वाले हैं कभी अपने गरेबान में झांक के देखेंगे? इसलिए इतिहास मत उकेरो। मैं इस मानसिकता का नहीं हूं कि उनके पूर्वजों ने कुछ किया तो वर्तमान पीढ़ी को कुछ कहा जाए ना। लेकिन इन्होंने हिंदुओं को भी नहीं कहा था। रामजीलाल सुमन का वो वक्तव्य एक बार फिर से सुन लीजिए आप ठीक से आशीष। उन्होंने कहा कि यदि बाबर यहाँ का मुसलमान यदि बाबर की औलाद है तो फिर तुम किसकी औलाद? तुम कहा था उन्होंने, वो सदन में जो विपक्ष के, जो सत्ता पक्ष के लोग थे उनको कहा था, फिर तुम उस राणा की औलाद हो जिसने बाबर को बुलाया था। ये तथ्य है कि राणा ने बुलाया था बाबर को। ये भी तथ्य है कि राणा ने बाबर के साथ भी लड़ाई। हाँ, क्योंकि तब ये सत्ता संघर्ष था, हिंदू मुसलमान नहीं था। ये हिंदू मुसलमान कतई नहीं था। नहीं तो छत्रपति शिवाजी महाराज के फौज में मुसलमान नहीं होते और महाराणा प्रताप के फौज में मुसलमान नहीं होते। इनको इतिहास भी अच्छी तरह से पता नहीं है, क्योंकि आज ही हमने एक शो किया, इतिहास भी कच्चा तरोड़ मरोड़ को पेश किया जाता है और बार बार पेश किया जाता है। जो लगातार इन भटके हुए युवाओं को, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आशीष, इनमें से जितने भी लोग आए सब बेरोजगार हैं। इनमें से कोई ऐसा नहीं होगा जो बैंक का एम्प्लॉय और छुट्टी लेके आया, कॉलेज में प्रोफेसर है और छुट्टी लेके आया। इनमें से कोई नहीं, ये सब बेरोजगार युवक है, इनके पास काम नहीं, खाली बैठे हैं, वेले हैं, तो संघर्ष के लिए उतरते हैं और इनको कुछ काम चाहिए, तो यही काम मिला और उन्हें एक संरक्षण प्राप्त है कि हम जाके खुले हथियारों का प्रदर्शन करते हुए, तलवार और क्या क्या किस किस टाइप के हथियार है आप यदि देखोगे तो। मैंने एक रामनवमी का जुलूस देखा और जब मैं बचपन में रामनवमी के जुलूस मुझे याद आ गया, मेरे जवानी का रामनवमी का जुलूस मुझे याद आया।
कि एक रथ नुमा एक गाड़ी निकलती थी, उसमें राम लक्ष्मण सीता होते थे, साथ में एक हनुमान होते थे, छोटे छोटे बच्चे साथ में बंदर बन के उछल कूद करते हुए जाते थे, पूरे रास्ते में राम जी की आरती उतारा करते थे लोग, ऊपर से फूल वर्षा होती थी। कोई नहीं देखता था कि मस्जिद आई है कि मंदिर आया है, कोई नहीं देखता कि सोसाइटी में क्या आया है। मैं जब मयूर विहार में आया आज से 10 साल पहले, तो वहां राम जन्म उत्सव के समय जो जुलूस निकला, उसमें राम और लक्ष्मण जो दो भाई बने थे, वो मुस्लिम समाज के। मैं जिस फ्लैट में रहता था, मेरे सामने वाले फ्लैट में एक बेग परिवार रहता है, उनके दोनों बेटे लक्ष्मण और राम सालों बने हैं, लेकिन किसी ने उनके धर्म पे ये नहीं किया। ना मुसलमानों ने कहा कि तुम राम क्यों बने हो, ना हिंदुओं ने कहा कि तुम मुसलमान होते हुए राम क्यों। ये रामनवमी है। राम मिलाता है, राम तोड़ता नहीं। राम ने भी रावण के खिलाफ हथियार तब उठाया, उसके पहले तो उन्होंने सुग्रीव को भेजा था, अंगद को भेजा था, जाके 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 एक बार बात करके आओ, उन्हें समझा के आओ कि हम युद्ध नहीं चाहते, सीता को वापस कर। शांति दूत भेजा था। सारे ऑप्शन खत्म होने के बाद उन्होंने युद्ध की स्थिति जानी। और आप हथियार, मतलब उस समय ऐसे हथियारों का प्रदर्शन तो लंका पे आक्रमण करते हुए वानरों ने नहीं किया होगा। ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग कैसे रामनवमी के जुलूस में चलते, सवाल वो है। ये मेरे राम को अपमानित कर रहे हैं। पूरा समाज राम को देखता है, पूरा समाज राम के सामने आत्मसमर्पण करता है, पूरा समाज की आस्था है उस राम। ये क्या राजनीतिक एक एजेंडा के तहत काम हो रहा है? क्या ये कंसोलिडेट करने की बात कर रहे हैं? रामनवमी का जुलूस, मुसलमानों को गाली दो, मस्जिद के सामने आधा घंटा रुक के डीजे चलाओ। कौन सा डीजे होता था? सामने बैंड चलता था और पीछे डीजे भी चलता था, तो सब राम के गाने, राम दरबार के गाने आते थे। हाँ, रामचरितमानस की चौपाइयां सुनाई जाती थी। डीजे से घोषणा है, बच्चा बच्चा राम का। राम को तुम्हारे बच्चे की जरूरत नहीं है। राम को जब युद्ध करना था तो राम ने अपनी फौज खुद खड़े कर दी थी। वानर और भालू के साथ बलाढ्य राक्षस रावण के साथ लड़ाई मोल ली। ये ही है क्या? एक सांसद को, एक उत्तर प्रदेश के एक राज्यसभा के सांसद को उत्तर प्रदेश की सरकार शांति मार्च निकालने नहीं देती क्योंकि माहौल खराब हो जाएगा, और दूसरी तरफ से हिंसात्मक आक्रामक जुलूस निकल रहा है। लाखों की तादाद में लोग यहां आ गए हैं और पुलिस मूक दर्शक है। ये 355 के लिए बहुत सही राज्य है, जहां पुलिस का डर नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का डर नहीं, सरकार का डर नहीं, यहां तक कि एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाए, आर्मी उतर आए तो उसका भी डर नहीं। निरंकुश जब हिंसात्मक जब आंदोलन होने लगते हैं तो इस ब्रेकडाउन ऑफ स्टेट मशीनरी। नहीं, इसको तो आंदोलन कहना आंदोलनों की बेइज्जती है। ये आंदोलन, ये तो गुंडों का जमावड़ा है। हाँ, तो ये कुल मिलाकर आशीष, ये जो हो रहा है ये प्रायोजित है, सरकारी प्रायोजित है, तभी ये बात होती। और ये जो पुलिसिंग हो रही है, सो कॉल्ड मोरल पुलिसिंग, the so-called moral policing itself is an immoral act of the citizens. नहीं, ये खाली इसलिए तो नहीं हो रहा है भाऊ, ये संविधान को खुली चुनौती है, ये सरकारों को खुली चुनौती है। मैं एक बात अभी भी एक मेरा सवाल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, यही फिर मनुवाद और मनुस्मृति की बात। अगर रामजी लाल सुमन के जगह रामजी लाल तिवारी, रामजी लाल मिश्रा होते तो क्या ये करणी सेना ये अपना जौहर और पराक्रम दिखा पाती? ये बड़ा सवाल है। वो दलित है इसलिए पराक्रम नजर आ रहा है इनका। मैंने क्या कहा, क्योंकि दलितों के खिलाफ ये मानसिकता है ही। यदि महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा
ज्योतिबा जोशी होते तो आज फिल्म पे रीसेंसरिंग नहीं होता। उनके किए हुए तमाम अच्छे काम किसी और ने किए करके उस पे लेबलिंग नहीं होता। ये वस्तुस्थिति है। इस समाज को नए, मैंने बार बार कहा मनुस्मृति लागू नहीं हुई तो क्या हुआ, समाज को तो हम मनुस्मृति के रास्ते पे ले चले। और आज का जो वीडियोस तुमने दिखाए, आज का जो लोगों के वो जो तथाकथित आक्रोश लोग दिखा रहे हैं, ये मनुस्मृति को रेखांकित करता है और संविधान की अवहेलना करता है। किसी एक स्पोक्स पर्सन ने, एक राष्ट्रीय पार्टी के एक बड़े नेता जो वह प्रवक्ता है, उसने मोदी जी के पिताजी का नाम गलत लिया। हाँ। तो पुलिस उसको प्लेन से नीचे उतार, कई हजार किलोमीटर से आकर के। राहुल गांधी ने सिर्फ मोदी, हाँ राहुल गांधी ने सिर्फ मोदी कुछ बोल दिया तो 2 साल की सजा होती है, मेंबरशिप कैंसिल होती है, घर खाली करवाया जाता है। और ये खुलेआम गोली मारने की बात करते, खुलेआम। पुलिस प्रशासन से लेके आर्मी तक को चैलेंज देते और कोई बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में संविधान की सरकार नहीं, उत्तर प्रदेश के कानून का राज नहीं, उत्तर प्रदेश में तो ठाकुरों का राज। महाराष्ट्र में एक आदमी ये कहता है कि छत्रपति भगोड़े थे, ब्राह्मणों ने छत्रपति को बड़ा किया, और आप औकात में रहिए, छत्रपति को बड़ा मत बनाइए, क्योंकि ये ब्राह्मणों का राज चल रहा है महाराष्ट्र में, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण है। तो एक मुख्यमंत्री होने पे छत्रपति शिवाजी की भी अवहेलना करने के लिए लोग हिम्मत करते हैं। लेकिन जमानत हो गई, जमानत हो गई, क्योंकि जमानत होने के बाद यदि सरकार को थोड़ा भी छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति सम्मान होता तो तुरंत हाईकोर्ट से जाके जमानत को स्टे ले आते। जमानत हुई या सरकार ने होनी दी, ये 2 फर्क है, अच्छा अलग अलग। तब इन सेना को, ये करनी सेना को, तब वो नहीं दिखता। छत्रपति शिवाजी महाराज भी तो ठाकुर ही थे ना, मराठे थे, सिसोदिया वंश से ही आते थे, ऐसा इतिहास है। तो उनके खिलाफ बोलने वाले के खिलाफ तब तुम जबान छाटने की बात नहीं करोगे, क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी की सरकार में राजपूतों से लेके मराठों से लेके सबका अपमान अलाउड है, राष्ट्रभक्ति है। जहां बीजेपी की सरकारें हैं और यदि कहने वाला विपक्ष का है तो फिर क्या कहें, फिर क्या कहने। उसमें भी दलित भाऊ, मैं कह रहा हूं, आज अगर यही मैंने कहा तिवारी मिश्रा होता ना, तो इनके राइफल के सामने उधर से परशुराम का फलसा निकला होता। बिल्कुल निकला, ब्राह्मण बैठे होते, फिर वो कहते हम परशुराम के वंशज हैं, वहां से फलसा आता। आज बहुत याद आ रहे हैं काशीराम, बहुत याद आ रहे हैं काशीराम। काशीराम आज जिंदा होती तो किसी दलित नेता के खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं। हाँ, उन्होंने दलितों का पुनर्जागरण किया था, इसलिए तुम कई बार कहते हो और मैं इसको वाकई रेखांकित मतलब करने की इच्छा होती है और बार बार करता भी हूं मैं, कि बाबा साहेब आंबेडकर के बाद यदि कोई दलितों का सही मायने में मसीहा निकला, वो काशीराम जी थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि काशीराम का नाम बेचने वाले आज घर बैठे हैं। चंद्रशेखर आजाद से उम्मीद थी, लेकिन वो राजनीति से ऊपर उठ नहीं पा रहे। तो आप दलित है तो आप भगवान भरोसे है, और भगवान अभी फिलहाल भारत में बीजेपी के कस्टडी में, या बीजेपी सारे भगवानों का कस्टोडियन है और सवर्णों को छोड़ के सारे लोग फिर भगवान भरोसे, तो इनडायरेक्टली इन्हीं के भरोसे। हाँ,
अखिलेश तो का अब कमेंट कम सुना से कम सारे उत्तर प्रदेश के दलित नेताओं को इससे सीख लेनी चाहिए कि इसके बाद आपके विचारों को कोई जगह नहीं है। आप शब्द मुंह से निकालिएगा मत। सुबह से शाम तक ठाकुरों की, राजपूतों की जय जयकार करिए तो आप सुरक्षित हैं। कहीं भी बोलिए, मंच पर बोलिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनो, हाँ। लेकिन सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भरता नहीं होती। सुरक्षा तो ये सरकार का दायित्व है। नहीं, मैं अखिलेश को सुना देता हूं। आपने जो कहा ना, हूबहू वही बात अखिलेश ने कहा है जो अभी आपने कहा, जबकि अभी अखिलेश को आपने नहीं सुना होगा। सुनिए। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं, सब बीजेपी वाले हैं। उनके चेहरे मिला लो, गांव मिला लो, वोट निकाल लो, सब बीजेपी वाले निकलेंगे, कोई नहीं निकलेगा। ये करनी सेना पर आपने पहले कहा था, देखिए अभी तत्काल ये रिएक्शन आया, हूबहू वही बात कि सब बीजेपी वाले निकलेंगे, कहीं से मिला लो। आप तस्वीरें जरा दिखिए, एक आध तस्वीर और आई है, एक आध तस्वीर सरकार के स्पॉन्सर्ड होते हैं सारी चीजें आज। हाँ हाँ, सरकार के स्पॉन्सर्ड होती है सारी चीजें। ये देखिए हथियार, देखिए लहराते हुए गाड़ियों पर, सनरूफ खोल के हथियार लहराते हुए। ये उत्तर प्रदेश है, रामराज वाला, ये उत्तर प्रदेश है। और हो तो और दिखा दीजिए एक आदमी विजुअल, और हो तो फिर भाव से फाइनल कमेंट ले लें। फाइनल कमेंट यही कहेंगे कि क्या सर्वोच्च न्यायालय इन सारी वीडियोस का कॉग्निजेंस लेगी, न्यायपालिका इसका कॉग्निजेंस लेगी? क्योंकि पुलिस ने तो हाथ ऊपर कर दिए ये बोल के कि शांति मार्च मत निकालिएगा, एक उग्र मार्च निकालने की परमिशन हमने दे दी। यही मायने हैं उसके। और अब सभी दलितों को आत्मनिर्भर होना होगा, या फिर सवर्णों के यहाँ वही गले में मटका टांग के, पीछे झाड़ू लगा के अपना जीवन शुरू करना होगा। ये डरा नहीं रहा हूं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं जाति और धर्म से बहुत ऊपर की सोचता हूं। ना मुझे मेरे जाति पे गर्व है, ना मुझे मेरे जाति पे धुतकार है। मैं संविधान पे गर्व करता हूं और संविधान को सर्वोपरि मानता हूं। लेकिन जो समाज में घटित हो रहा है और ये होने दिया जा रहा है, ये आखिर इसका फुल स्टॉप वही है जो मैं कह रहा हूं कि गले में मटका डाल के और पीछे झाड़ू बांध के आपको निकलना हो। तैयार रहिएगा, क्योंकि आप आत्मनिर्भर संरक्षण के रूप में नहीं होंगे। और मैं कहूंगा कि आपको हमेशा कानून है नहीं है बात छोड़ दी, वो संविधान को नहीं मानते, हम संविधान को मानेंगे। महात्मा गांधी यदि ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े तो हम भी अहिंसा का मार्ग लेके लड़ सकते हैं। लेकिन आने वाला समय मुझे 2035 में जब धर्म सांसद थी उसके पहले लागू होती हुई दिखाई दे रही धर्म संविधान। और ये जो आज दिख रहा है आगरा में, ये धर्म संविधान का ही अनुकरण है, बाबा साहब के संविधान का। कई चरण है, उसी का एक चरण ये भी है जो आज दिख रहा है आगरा की सड़कों पर। कई फेज में होता है परिवर्तन, तो उसी का एक फेज है, क्योंकि गर्व से कैमरे पर कह रहा है कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी जाति है। और इन राष्ट्रवादियों के लिए सबसे पहले देश भी नहीं है, संविधान भी नहीं है। संविधान की पालना करने का ढकोसला करने वाले खुलेआम कैमरे पर कह रहे हैं कि मेरे लिए जाति पहले है, अपनी जाति, उसके लिए लड़ूंगा। तो ये देश के लिए कौन लड़ेगा? जाति के लिए तुम लड़ोगे तो संविधान देश के लिए कोई लड़ने का तो नहीं, संविधान के लिए कोई लड़ने को तैयार।
जाति के लिए लड़ेंगे, लड़िए लड़िए, और तमाशबीनों से ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है, विकसित भारत है, विश्व गुरु भारत है। बिल्कुल। और तमाशबीनों को भी शुभकामनाएं, मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक सब तमाशबीन बने हुए हैं, मूक दर्शक है, उनको भी न्यायपालिका भी आज ऐसे जब ऐसी तस्वीरें भरी पड़ी हो, अटी पड़ी हो, उस समय तो वक्त नहीं देखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, सीजेआई को तत्काल कॉल लेनी चाहिए कि क्या चल रहा है सड़कों पर। चलिए, हमें इजाजत दीजिए, तस्वीरें जो भी होंगी सच्चाई तो हम दिखाएंगे, इसमें रत्ती भर पीछे नहीं हटेंगे। फिर आएंगे अगला सच लेकर के और अगली खबर लेकर के। भाऊ साथ, जिस भी खबर में जरूरत होगी भाऊ साथ होंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, इजाजत दीजिए, नमस्कार।